नमस्कार विद्यार्थियों और साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर लगातार मेहनत की जाती है आप सभी लोगों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप सभी में से हमारे चैनल के ऊपर कोई पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। हम शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ में। आप सभी एक बार कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक, कल्चर एंड अनार्की, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। आप सभी लोगों को अपना सही उत्तर देना है। कौन सी रचना आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? तो विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, कल्चर एंड एनार्की, ये पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है। और बाकी प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक, इंटरप्रिटेशन एंड टीचिंग, ये सभी रचनाएं रिचर्ड्स की हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल्चर एंड अनार्की, जिसका प्रकाशन जो है 1869 ईस्वी में होता है और ये मैथ्यू आर्नल्ड की रचना है। फिर द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 ईस्वी, साइंस एंड पोएट्री 1926 ईस्वी, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 1936 ईस्वी, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, ये सभी रचनाएं आई.ए. रिचर्ड्स की हैं। आई.ए. रिचर्ड्स का जन्म 1893 ईस्वी में और मृत्यु 1979 ईस्वी में होती है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? भामह, दंडी, रुद्रट, आनंदवर्धन। तो आचार्य भामह जी ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। भामह विद्यार्थियों जो हैं आपके, ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। किसके? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। और आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया है। इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक और इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा भी माना है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ सहित जो रचना होगी वो काव्य मानी जाएगी। तो ये परिभाषा किसकी है? भामह, विश्वनाथ, मम्मट, भरत मुनि। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य की ये परिभाषा किसकी है? आचार्य भामह जी की। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है, जो कि 6 परिच्छेदों में विभक्त है। क्या है रचना का नाम? काव्यालंकार। और कितने परिच्छेद हैं इसमें? 6 परिच्छेद हैं। मम्मट ने काव्य की परिभाषा दी है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। और विश्वनाथ ने परिभाषा दी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? भामह, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक। तो इसमें जो आपके आचार्य भामह जी हैं, ये चतुर्वर्ग प्राप्ति यानी धर्म अर्थ का मोक्ष को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। उसके बाद में आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन कीर्ति और प्रीति को माना है। आनंदवर्धन ने काव्य का प्रयोजन विनयोन्मुखीकरण प्रीति को माना है। आचार्य कुंतक ने काव्य का प्रयोजन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति
जाया सम्मत उपदेश, परमानंद और यश को माना है। उसके बाद में विद्यार्थियों आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना है? विकल्प हैं आप सभी के, निपुणता, प्रतिभा, जीवनेच्छा, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। तो आचार्य दंडी जी ने काव्य हेतु माना है किसको? विकल्प डी, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को। इनके काव्य सृजन का प्रचलित श्लोक है, क्या कहा है इन्होंने अपने श्लोक में? नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदाश्चाभियोगेस्याह कारणम काव्य संपदा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कविता मनुष्य को स्वार्थ बंधनों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। क्या है विद्यार्थियों सही उत्तर इसका? तो वो होगा आपका विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर नगेंद्र जी ने क्या कहा है? रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र से संबद्ध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है? भाव प्रकाशन 10 रूपक नाट्य दर्पण अभिनव भारती, नाट्य दर्पण 10 रूपक भाव प्रकाशन अभिनव भारती, 10 रूपक अभिनव भारती नाट्य दर्पण भाव प्रकाशन, अभिनव भारती 10 रूपक नाट्य दर्पण भाव प्रकाशन। तो कौन सा सही क्रम है आपका? विकल्प डी, यानी अभिनव भारती, उसके बाद 10 रूपक और उसके बाद में नाट्य दर्पण भाव प्रकाशन, ये जो है सही अनुक्रम है नाट्यशास्त्र के ग्रंथों का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इनका प्रकाशन कब हुआ है, समय कितना है। अभिनव भारती, इसका समय है 10वीं शती का उत्तरार्ध, अभिनव गुप्त की रचना है। 10 रूपक 11वीं सदी का पूर्वार्ध समय है, धनंजय जी की रचना है। नाट्य दर्पण 12वीं सदी समय है इसका, रामचंद्र गुणचंद्र की रचना है। भाव प्रकाशन 13वीं सदी इसका समय है और ये शारदा तनय जी की नाट्य रचना है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य इनमें से कौन है? भामह, रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ। तो इनमें से जो हैं आपके वक्रोक्त के विरोधी आचार्य, उनका नाम है आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ जी ने कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किया है और विश्वनाथ के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण, जबकि भामा के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार और रुद्रट के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति और मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? प्लेटो, क्रोचे, अरस्तु, मार्क्स। तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं इनमें से? विकल्प बी, क्रोचे। फिर जो है हम लोग प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तकों को देखेंगे, जैसे कि प्रत्ययवादी सिद्धांत के प्रवर्तक प्लेटो हैं, अनुकृत्य विरेचन त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु जी हैं, मार्क्सवाद या प्रगतिवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स जी हैं। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है? एलियट, क्रोचे, अरस्तु, आई.ए. रिचर्ड्स। तो आई.ए. रिचर्ड्स जो है हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से मानते हैं।
रिचर्ड्स ने आलोचना के दो मूलभूत जो है सिद्धांत बताए हैं। एक है मूल्य सिद्धांत, दूसरा है संप्रेषण सिद्धांत। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गलत कथन इनमें से कौन सा है? देखते हैं। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण शब्द है, ये सही है। बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं, ये भी सही है। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है, ये भी बात सत्य है। जो गलत कथन है आपका विकल्प डी, कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं, यानी शब्दों के पर्याय कविता में नहीं होते हैं, यही बात क्या है? गलत है, और यही आपका सही उत्तर है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, बिंब के अनिवार्य तत्व हैं विवरणात्मकता, कल्पना, सपाट बयानी, इंद्रियता। तो कौन कौन से तत्व हैं बिंब के अनिवार्य तत्व? यानी कि कल्पना, और दूसरा है इंद्रियता, अर्थात बी और डी, विकल्प ए आपका सही उत्तर माना जाएगा। यानी बिंब में कल्पना और इंद्रियता पाई जाती है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है। किसका? जो है अंग्रेजी के इमेज शब्द का, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वो शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बिंब पदार्थ नहीं बल्कि उसकी प्रतिकृति या प्रतिछवि है, सृष्टि नहीं पुनर्सृष्टि है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानसिक छवि है जिसके मूल में भाव प्रेरणा होती है। बिंब के मूलतः जो है तीन तत्व हैं। कितने? तीन। कौन कौन से? कल्पना, भाव और इंद्रियता। इसी के ऊपर जो है बिंब टिका हुआ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, औचित्य के आधार पर होता है, क्या होता है? सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय, अर्थ निर्णय, उपरिक्त सभी। तो औचित्य के आधार पर सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय, अर्थ निर्णय, यानी कि सभी कुछ होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं, वो आपको बताना है। तो कौन से सही हैं देखते हैं हम लोग। साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, अर्थात क्या है? ये बात तो जो है सही नहीं है। फिर क्या है? साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, यानी क्या है? ये भी बात सत्य है। फिर उसके बाद में क्या है? साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूत संभव है, यानी ये भी गलत है। तो सही कौन सा है हमारा? बी और सी। तो बी और सी किस में है? आपका विकल्प सी में, और यही आपका सही उत्तर है साधारणीकरण के विषय में। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तददोषौ शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, ये काव्यलक्षण किस आचार्य के द्वारा निर्मित है? पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट, दंडी, महिम भट्ट। तो ये मत किसका है काव्य का लक्षण में? आचार्य मम्मट का। मम्मट जी क्या बताते हैं? तददोषौ शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, यानी दोष रहित हो, शब्दार्थ सहित हो, और गुण भी होने चाहिए, अलंकार भी हो, तो क्या है? काव्य का लक्षण सही माना जाएगा। फिर है पंडित राज जगन्नाथ, माफ करिएगा, इन्होंने काव्य का लक्षण क्या बताया है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द क्या है? काव्य है। और आचार्य दंडी जी क्या बताते हैं? शरीरम तावद इष्टार्थ विवक्षिन्ना पदावली। ये सभी परिभाषाएं काव्य लक्षण में अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है,
रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किस आचार्य ने की है? शंकुक, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ। तो चित्र तुरंग न्याय की कल्पना रस विवेचन के संदर्भ में आचार्य शंकुक जी ने की है। और अभिनव गुप्त ने रस विवेचन में शैव दर्शन की कल्पना की है। आचार्य भट्ट नायक ने सांख्य दर्शन की और भट्ट लोलट जी ने मीमांसा दर्शन की कल्पना की है। इन सभी प्रमुख रस विवेचन करने वाले आचार्यों के सिद्धांत और उनके दार्शनिक मत को जानेंगे। जैसे भट्ट लोलट जी के सिद्धांत का नाम क्या है? उत्पत्तिवाद। दार्शनिक मत है मीमांसा दर्शन। शंकुक के सिद्धांत का नाम है अन्मितवाद। दार्शनिक मत है न्याय दर्शन। भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। दार्शनिक मत है सांख्य दर्शन। और अभिनव गुप्त की सिद्धांत का नाम है अभिव्यक्तिवाद, जो कि शैव दर्शन के ऊपर आधारित है। फिर विद्यार्थियों, हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? क्षेमेंद्र, वामन, भोजराज, भरत मुनि। तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या जो है कितनी मानी है? 10 मानी है। जबकि आचार्य वामन ने 20 प्रकार के काव्य गुणों की कल्पना की है। कितने? 20 प्रकार के। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और भोजराज जी के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है सरस्वती कंठाभरण। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, रसास्वादन। तो भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प डी, रसास्वादन। आचार्य भरत मुनि ने व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण तथा दृश्यों का प्रस्तुतिकरण को गौड़ स्थान देते हुए नाटक के आनंद यानी रस का रसास्वादन को प्रमुख बताया है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। किसको? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? भरत मुनि, विश्वनाथ, राजशेखर, दंडी। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो है काव्य मीमांसा, इसके लेखक कौन हैं? आचार्य राजशेखर जी। जबकि भरत मुनि के द्वारा लिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है उसका नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने पंचम वेद कहा है। इसमें 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार बताए हैं। कितने? 10 गुण हैं, 10 दोष माने हैं और 4 अलंकार बताए हैं। और विश्वनाथ जी के महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। किस प्रकार का ग्रंथ है ये? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं? कौन है कवि कंठाभरण के रचनाकार? दंडी, क्षेमेंद्र, केशव मिश्र, धनंजय। तो कवि कंठाभरण ये ग्रंथ किसका है? आचार्य क्षेमेंद्र का। क्षेमेंद्र जी की अन्य रचनाएं हैं औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक, दशावतार चरित। जबकि दंडी के द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है काव्यादर्श और धनंजय द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? दश रूपक। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, हम लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को अब यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने भारतीय और काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है और ऐसे प्रश्न जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी भी आने वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण साबित होंगे। कक्षा को लाइक कमेंट करते हुए शेयर करिए और हम मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।